Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसको हमने डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा। पार्ट 1 हम कर चुके, चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा अब जो है वो जारी है और उसका क्वेश्चन नंबर जो था MCQ स्टाइल वो 29 है। Dash has defined, question number 29, Dash has defined constitutional law as the body of rules। ये inverted commas के अंदर एक definition है, ये बताना है ये किस jurist की definition है constitutional law के ऊपर। constitutional law के ऊपर ये किस jurist की definition है। Dash यानी कौन सा jurist है, has defined जिसने define किया है constitutional law को as इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वो डेफिनेशन है जो कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की है। द बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन द सॉवरेन एंड हिज सब्जेक्ट्स। बॉडी ऑफ रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो असूल व ज़वाबित का ऐसा ज़ाब्ता है, ऐसा मजमुआ है, गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन, जो कि रखता है रिलेशन, रिश्ता एक सावरन के दरमियान, एक अथॉरिटी के दरमियान और उसके ताबे अतात करने वाले जो उसकी नेशन है, अगर स्टेट है तो उसके अंदर जो सिटीजन्स हैं उनके दरमियान जो रिश्ता है उस रिलेशन को वाज़े करता है। एंड हिज सब्जेक्ट्स एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉवरेन बॉडी। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो क्या बताता है, डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे हैं, ऑफ द सॉवरेन बॉडी, उस रियासत के जो मुख्तलिफ अदारे हैं जो कि जिसके तहत जो है वो एक रियासत चलती है, जैसे एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर बताए जाते हैं कि ये अदारे होंगे और ये अदारे इस तरह से फंक्शन करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो डेफिनेशन अभी मैंने आपके सामने पढ़ी है, द बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन द सॉवरेन एंड हिज सब्जेक्ट्स एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉवरेन बॉडी। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ए आस्टन की डेफिनेशन है, बी हिबर्ट की डेफिनेशन है, सी सामंड की डेफिनेशन है और डी हॉलैंड की डेफिनेशन है। सी जो है वो सामंड और डी हॉलैंड की डेफिनेशन। अब इसका जो राइट ऑप्शन है, वो ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिबर्ट। हिबर्ट HIBBERT, हिबर्ट। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। आवाज आ रही है जी आपको? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, who has given the difference between constitutional law and administrative law। किसने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के दरमियान जो है वो डिफरेंस दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, इसके दरमियान क्या जो है वो फर्क है। तो वो कौन सा जूरिस्ट है? ए सामंड, बी स्टार्क, सी कैल्सन और डी डॉक्टर हॉलैंड।
Who has given the difference between constitutional law and एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के दरमियान जिस जूरिस्ट ने फर्क एक्सप्लेन किया है, उस जूरिस्ट का नाम क्या है? और उस जूरिस्ट का जो नाम है वो है डॉक्टर हॉलैंड। डॉक्टर हॉलैंड ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के दरमियान जो है वो डिफरेंस जो है वो बयान किया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, द मैक्सिम ignorantia non excusat मीन्स। ये एक मैक्सिम है और इसका मतलब क्या होता है ये ऑप्शंस के साथ मैंने नीचे बयान किया है। द मैक्सिम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इग्नोरेंशिया IGNORANTIA इग्नोरेंशिया, जैसे इग्नोरेंस होता है तो इग्नोरेंशिया वर्ड है IGNORANTIA इग्नोरेंशिया, नॉन NON नॉन, और एक्सक्यूजेट, जैसे एक्सक्यूज वर्ड होता है ना तो EXCUSAT एक्सक्यूजेट। The maxim ignorantia non excusat means A ignorance, इसका ऑप्शन है कि इसका मतलब ये है, A है ignorance is a good excuse, जो एक्सक्यूज है बहाना है वो एक अच्छा जो इग्नोरेंस का कि मुझे पता नहीं था, मुझे इल्म नहीं था, ला इल्मी का जो बहाना है वो एक अच्छा जो है वो बहाना है। Ignorance of law is a good excuse, B है ignorance of law is a good excuse, C है ignorance of law is no excuse, C है ignorance of law is no excuse, और D है all of the above options are correct, कि ऊपर बयान करदा जितने ऑप्शन है वो सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ignorance of law is no excuse of ignorance of law is no excuse। इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है लॉ के अंदर कि मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि फलां इलाके के अंदर क्या कानून है। कानून ये कहता है कि हर शख्स को ये पता है कि कानून क्या है, हर शख्स ये जानता है कि कानून क्या है। द मैक्सिम इग्नोरेंशिया नॉन एग्जीक्यूजेट मींस इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32। Question 32. Who is the writer of this definition on constitutional law? Constitutional law है, उसके ऊपर एक जूरिस्ट की डेफिनेशन है, ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो ये किस जूरिस्ट की डेफिनेशन है? इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंक्लूड्स ऑल रूल्स, constitutional law includes all rules which directly or indirectly affect the distribution or exercise of the sovereign power of the state. Constitutional law includes all rules which directly or indirectly affect the distribution or exercise of the sovereign power of the state. Hence, it included छोटी ब्रैकेट शुरू या स्टार्टेड बाय आप कह लें, among other things क्लोज इंटरवल छोटी ब्रैकेट बंद, all rules which define the members, the sovereign power, all rules which regulate the relation of such members to each other or which determine the mode in which the sovereign power or the members thereof exercise their authority। इसकी डेफिनेशन है, ए बेंथम की है, बी हिबर्ट की है, सी डाइसी की है और डी स्टार्क की है। तो ये जो डेफिनेशन है ये डाइसी की है, सी ऑप्शन डाइसी की डेफिनेशन है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक तो म्यूट कर दें और एक जो है होने वाले
तो ये जो डेफिनेशन जो है ये डाइसी की डेफिनेशन है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और डाइसी ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से मराद है रूल्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सरसाइज ऑफ द सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट। कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये बताता है कि रियासत के अंदर जो अदारे हैं उनके अंदर पावर्स को किस तरह से जो है वो डिवाइड करना है, पावर को किस तरह से जो है वो मुंतकिल करना है, वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये बताता है कि रियासत के अंदर जो अदारे हैं उनमें जो इख्तियारात हैं उनको उनकी तकसीम किस तरह से करनी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हेंस इट included among other things all rules which define the members of the sovereign power, all rules which regulate the relation of such, और वो तमाम के तमाम रूल जो आपस में उनके रिलेशन को डिस्क्राइब करता है और बताता है कि उन अदारों ने, जैसे एक रियासत के अंदर अगर जुडिशरी है, अगर लेजिस्लेचर है, अगर एग्जेक्टिव है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये बताता है कि हर अदारे के क्या इख्तियारात हैं और उनको किस तरह से अपने हदूद के अंदर रहते हुए, अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए जो है वो फंक्शन करना है, काम करना है। और विच डिटरमिन द मोड, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये भी बताता है, ये तरीके भी बताता है इन विच द सॉवरेन पावर, के जिसके अंदर एक खुद मुख्तार जो ताकत है, और द मेंबर्स देयर ऑफ, और जो उसके अंदर इंस्टीट्यूशन हैं, अदारे हैं, एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी, के वो तरीके भी बताता है ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, के जिसके तहत जो है एक रियासत के अंदर इन तमाम अदारों ने फंक्शन करना है, अपनी अथॉरिटी को जो है वो एंजॉय करना है। तो इसका नाम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और ये डाइसी की डेफिनेशन है। डाइसी ने जो है इसको डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रायर टू डैश almost the whole of the Muslim law was based on custom। कि प्रायर टू एक ये सन है कि किस सन से जो पहले तमाम का तमाम जो मुस्लिम फैमिली लॉ और मुस्लिम लॉ जो है उसकी बुनियाद कस्टम पर ही थी। तो वो कौन सा सन है? 1861 कि 1861 से पहले तमाम का तमाम मुस्लिम लॉ और मुस्लिम फैमिली लॉ जो है वो कस्टम पर बेस करता था, रस्म रिवाज पर बेस करता था। ए जो है वो 1861 है, बी 1890 है, ए है 1861, बी है 1890, सी है 1961 और डी है 2000। तो इसका राइट ऑप्शन है 1961। 1961 से पहले जो है वो मुस्लिम लॉ और मुस्लिम फैमिली लॉ जो है, जितने भी लॉज हैं वो कस्टम पर बेस करते थे। और 1961 के बाद कौन सा कानून आया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम इसका अहाता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रायर टू 1961 almost the whole of Muslim law was based on custom। then फिर क्या हुआ? then came the dash 1961। फिर कौन सा कानून आया? फिर कौन सा ऐसा कानून आया कि जिसके बाद जो है वो कस्टम की बजाय उस कानून को फॉलो किया जाने लगा? prior to 1961 almost the whole of Muslim law was based on custom। then came the dash 1961। option A है civil law 1961, यानी सिविल लॉ 1961 आया। बी है सिविल प्रोसीजर कोड 1961, सी है मुस्लिम फैमिली लॉज 1961। मुस्लिम फैमिली लॉज 1961। और इसका राइट और करेक्ट ऑप्शन है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम फैमिली लॉज 1961। ये 1961 का मुस्लिम फैमिली लॉज 1961 जो है, मुस्लिम फैमिली लॉज 1961 के बाद जो है वो कस्टम की बजाय इन मुस्लिम फैमिली लॉज को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो है डिस्प्यूट्स का फैसला किया जाने लगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ वाला जो चैप्टर है उसमें से जो मैंने लास्ट ऑब्जेक्टिव निकाला है, क्वेश्चन नंबर 35,
law of equity was found during the dash. Law of equity was found during the dash century in England that common law had become very rigid. दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं इसको. Law of equity was found during the dash century in England that common law had become very rigid. ऑप्शन ए है 20th century, ऑप्शन बी है 30th century, ऑप्शन बी है 40th century और ऑप्शन डी है 15th century के लॉ ऑफ इक्विटी जो है उसकी जो फंक्शन है उसका वो कौन सी सदी में जो है वो शुरू हुआ. लॉ ऑफ इक्विटी को मुतारफ करवाया गया इंग्लैंड के अंदर. वो 12वीं सदी थी, वो 13वीं सदी थी, वो 14वीं सदी थी या वो 15वीं सदी के अंदर लॉ ऑफ इक्विटी को मुतारफ करवाया गया. और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 30th सेंचुरी के 13वीं सदी के अंदर जो है वो लॉ ऑफ इक्विटी को इंग्लैंड के अंदर जो है वो मुतारफ करवाया गया. अब हमारा चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं. 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं. चैप्टर नंबर 3 है सोर्सेज ऑफ लॉ. सोर्सेज ऑफ लॉ चैप्टर नंबर 3. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ. क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 3 सोर्सेज ऑफ लॉ का व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ. और इसका आंसर है द टर्म सोर्सेज ऑफ लॉ हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट senses by different writers and different views have been expressed from time to time. Sometimes the term is used in the sense of sovereign or the state from which the law derives its force or validity. Sometimes it is used to denote the causes of law or the matter of which law is composed. It is also used to point out the origin or the beginning which gave rise to the stream of law. तो ये इसका आंसर है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ. इसको अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि सोर्सेज ऑफ लॉ जो है वो किस तरह से जो है वो उसको डिफाइन किया गया है. द टर्म सोर्सेज ऑफ लॉ हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस के मुख्तलिफ सेंसेस के अंदर जो है वो यूज किया गया है सोर्सेज ऑफ लॉ को बाय डिफरेंट राइटर्स. जो मुख्तलिफ जूरिस्ट हैं उन्होंने मुख्तलिफ तरह से सोर्सेज ऑफ लॉ को डिफाइन किया है. हैव बीन एक्सप्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ जूरिस्ट ने सोर्सेज ऑफ लॉ की जो डेफिनेशन है वो मुख्तलिफ तरह से की है. Sometimes the term is used in the sense of the sovereign or the state. और बाज दफा जो है वो मुख्तलिफ जो जूरिस्ट हैं उन्होंने इस टर्म को जो है वो यूज किया है which the law derives its force or validity. कि ये रियासत की तरफ से कोई हुक्म होता है और वो हुक्म जो है वो कुव्वत और ताकत जो है पीछे से हासिल करता है तो उसे कहते हैं कि ये सोर्स ऑफ लॉ है. Sometimes it is used to denote the causes of law or the matter of which law is composed. और फिर ये देखा जाता है कि वो कौन से जराया हैं, वो कौन से मीडियम्स हैं जिनके जरिए से लॉ जो है वो हासिल किया गया है, लॉ को ड्राइव किया गया है, इवॉल्व किया गया. इट इज आल्सो यूज्ड टू पॉइंट आउट द ओरिजिन और द बिगिनिंग व्हिच गेव राइज टू द स्ट्रीम ऑफ लॉ. और उसके बाद फिर ये भी देखा जाता है कि उसका ओरिजिन क्या है. अगर वो कस्टम है मिसाल के तौर पे, कस्टम से कोई लॉ लिया गया है तो उस कस्टम का ओरिजिन क्या है. अगर वो इक्विटी से लिया गया है तो उसका ओरिजिन क्या है. कन्वेंशन से लिया गया है तो उसका ओरिजिन क्या है. अगर वो जो है वो किसी और मीडियम से लिया गया है, वो इस्लाम से लिया गया है, वो प्रेसिडेंट से लिया गया है, तो ओरिजिन क्या है. तो ये सारे के सारे जो है वो सोर्सेज ऑफ लॉ की डेफिनेशन के अंदर उसको डिफाइन किया गया. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द राइटर ऑफ दिस डेफिनेशन ऑन सोर्सेज ऑफ लॉ. अब जो सोर्सेज ऑफ लॉ का हमारा चैप्टर है उसमें जो डिफरेंट जूरिस्ट हैं उन्होंने डेफिनेशंस की हैं और अब देखना है ये है कि ये जो डेफिनेशन अब मैं पढ़ने जा रहा हूं ये किस जूरिस्ट की डेफिनेशन है. आपने बताना है कि ये किस जूरिस्ट की डेफिनेशन है. हु इज द राइटर ऑफ दिस डेफिनेशन ऑन सोर्सेज ऑफ लॉ. इस जूरिस्ट ने सोर्सेज ऑफ लॉ पर ये डेफिनेशन जो है वो दी है.
डिफाइन किया है सोर्सेज ऑफ लॉ को, और ये इस तरह से किया है, इट इज द सेंस ऑफ एजेंसीज, इट इज द सेंस ऑफ एजेंसीज, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना है, इट इज सेंस ऑफ एजेंसीज through which the rules of conduct acquires the character of law by becoming definite, uniform, and compulsory. It is the sense of agencies through which the rules of conduct acquire the character of law by becoming definite, uniform, and compulsory. अब ये किस जोरस की डेफिनेशन है? ए है सामंड की, बी है डाइसी की, सी है सी के एलन की, और डी है ओपनहाइम की। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, सी के एलन। यानी ये जो अभी मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई है कि इट इज द सेंस ऑफ एजेंसीज through which the rules of conduct acquire the character of law by becoming definite, uniform, and compulsory. ये सी के एलन की डेफिनेशन है। सी के एलन ने सोर्सेज ऑफ लॉ को डिफाइन करते हुए कहा है कि इट इज द सेंस ऑफ एजेंसी के सोर्सेज ऑफ लॉ से मुराद ऐसी सेंस ऑफ एजेंसीज हैं कि जिनके जरिए से जो है वो रूल ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं, वो कस्टम है, वो लेजिस्लेशन है, वो प्रेसिडेंट है, कि जो जिसके जरिए से ये सोर्सेज ऑफ लॉ जो है, यानी लॉ के सोर्सेज हैं ये डिफरेंट, ये प्रेसिडेंट है, वो कस्टम है, वो कन्वेंशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, इक्विटी है, इस्लाम है, तो उसके जरिए से जो है वो ये सारे के सारे हासिल किए गए। तो जो बनाते हैं लॉ को डेफिनेट, यूनिफॉर्म, हम आहंग और लाजमी लोगों के लिए, कि अगर मिसाल के तौर पे किसी अदालत ने कोई फैसला सुनाया है तो वो अदालत जो है वो उसने कोई फैसला सुनाया तो प्रेसिडेंट बन गया और वो सोर्स ऑफ लॉ है, तो वो जो होगा वो कंपलसरी होगा, लोगों पर बाइंडिंग होगा कि उन्होंने उसको फॉलो करना है, उस पर अमल दरामद करना है। तो ये सी के एलन ने सोर्सेज ऑफ लॉ की डेफिनेशन दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द राइटर ऑफ दिस डेफिनेशन ऑन सोर्सेज ऑफ लॉ। एक और जो है वो डेफिनेशन है और आपने बताना है कि ये किस राइटर की, किस जोरस की डेफिनेशन है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको हम देखते हैं, ये डेफिनेशन है सोर्सेज ऑफ लॉ के ऊपर, इट इज द प्रोसेस, कि ये प्रोसेस है by which the rule of law may be evolved. It is the process, कि ये प्रोसेस है by which the rule of law, कि जिसके अंदर rule of law may be evolved, कि जिसके जरिए से rule of law evolved होता है। ये एक प्रोसेस है सोर्सेस ऑफ लॉ का, ऐसा प्रोसेस है कि जिसके जरिए से रूल ऑफ लॉ इवॉल्व होता है। मिसाल के तौर पे रूल ऑफ लॉ से मुराद ये है कानून की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी। रूल ऑफ लॉ से मुराद ये है कि अगर कोई प्रेसिडेंट जो है बना है, अगर किसी अदालत ने कोई फैसला दिया है, तो अगर उस अदालत ने जो फैसला दिया है वो अब रूल, वो जो है वो सोर्स ऑफ लॉ बन गया है, वो लॉ बन गया है, और वो सोर्स ऑफ लॉ किस सोर्स से आया है? वो प्रेसिडेंट के जरिए से आया है। तो उस लॉ का सोर्स क्या है? प्रेसिडेंट सोर्स है, ठीक है। यानी अदालत के फैसले से जो है वो कानून हासिल किया गया है। तो अब ये जो कानून होगा ये तमाम पर जो है वो लागू होगा, चाहे छोटा है या बड़ा है, अमीर गरीब है, ठीक है, वो तमाम काला गोरा जो भी है सब पर जो है वो बराबरी की जो है उसके साथ वो उस पर लागू होगा, वो चाहे छोटा है बड़ा है। तो रूल ऑफ लॉ को मद्देनजर, यानी रूल ऑफ लॉ इवॉल्व कर दिया, एक जो लॉ बनाया है एक प्रेसिडेंट ने, तो उसके अंदर से जो है वो रूल ऑफ लॉ इवॉल्व हुआ है कि अब वो लॉ जो बना है तो वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो सब पर होगी, वो बराबर की सतह पे होगी। एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, उस लॉ के सामने बराबर होगा जो कि प्रेसिडेंट के जरिए से बन गया है। उस लॉ के सामने बराबर होगा हर शख्स जो कि लेजिस्लेशन के जरिए से बन गया है। उस लॉ के सामने बराबर होगा जो कि किसी कन्वेंशन के जरिए से बन गया है। तो ये सारे के सारे जो लॉ है वो रूल ऑफ लॉ इवॉल्व करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन दी है, हु इज द राइटर ऑफ दिस डेफिनेशन ऑन सोर्सेज ऑफ लॉ, इट इज द प्रोसेस बाय विच, यानी ये डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द रूल ऑफ लॉ मे बी इवॉल्व। किस जोरिस की डेफिनेशन है? ए प्रोसेस प्रोफेसर हार्ट, बी डाइस, सी विनोग्रेडफ और डी है डाइसी। ए प्रोफेसर हार्ट की ये डेफिनेशन है, या बी डाइस की डेफिनेशन है, सी विनोग्रेडफ की है और डी डाइसी की डेफिनेशन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो सी है, ये विनोग्रेडफ की डेफिनेशन है। विनोग्रेडफ ने डिफाइन किया है सोर्सेज ऑफ लॉ को। उसके बाद हम देखते हैं
जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑन सोर्सेज ऑफ लॉ, क्वेश्चन नंबर 4 है, dash uses it as the name for the historical fact out of which the rules of conduct come into existence and acquire legal force. अब ये जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये किस जूरिस की डेफिनेशन है? ए ओपनहाइम की है, बी ऑस्टन की है, सी हॉलैंड की है, डी डाइस की है, DIAS डाइस। ए ओपनहाइम, बी ऑस्टन, सी हॉलैंड, डी डाइस। इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। डैश यूजेस इट एज द नेम फॉर अ हिस्टोरिकल फैक्ट के ओपनहाइम ने इसका राइट ऑप्शन है ओपनहाइम यूजेस इट एज द नेम के सोर्सेज ऑफ लॉ को उसने यूज किया है फॉर अ हिस्टोरिकल फैक्ट, ये तारीखी अमर है, हकीकत है, आउट ऑफ विच जिसमें से के द रूल्स ऑफ कंडक्ट के जो रूल ऑफ कंडक्ट अडॉप्ट किए जाते हैं, चाहे वो कस्टम की सूरत में हो, चाहे वो लेजिस्लेशन की सूरत में हो, कि लेजिस्लेचर ने अगर कोई बिल पास किया, कोई कानून बनाया है, तो उसने एक रूल ऑफ कंडक्ट दिया है, कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि ऐसा रूल ऑफ कंडक्ट जो कस्टम के जरिए से आ गया है, ऐसा रूल ऑफ कंडक्ट जो कि प्रेसिडेंट के जरिए से आ गया है, ऐसा रूल ऑफ कंडक्ट जो कि लेजिस्लेचर ने कानून साजी करके बना दिया है। तो ये जो आए हैं जितने भी, तो ये सारे के सारे जो हैं, ये क्या है, ये मीडियम है जिनके जरिए से जो है वो सोर्सेज ऑफ लॉ जो है वो आए हैं। तो ये रूल ऑफ कंडक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड एक्वायर लीगल फोर्स, कि जिस मीडियम से भी रूल ऑफ कंडक्ट आता है, चाहे वो प्रेसिडेंट के जरिए से आए, चाहे वो लेजिस्लेचर के जरिए से आए, चाहे वो कस्टम के जरिए से आए, इक्विटी के जरिए से आए, इस्लामिक लॉज के जरिए से आए, तो ये सारे के सारे जो रूल ऑफ कंडक्ट जो भी प्रेसिडेंट दे रहा है, लेजिस्लेचर दे रही है, तो उसके पीछे फिर वो इक्वायर करता है, लीगल फोर्स इक्वायर कर लेता है, रियासत जो है वो लीगल फोर्स पीछे जो है उसको देती है, तो उसके कहते हैं जी ये सोर्स ऑफ लॉ है, जो कि प्रेसिडेंट के जरिए से एक्वायर किया गया है, जो कि लेजिस्लेचर के जरिए से एक्वायर किया गया है, जो कि प्रेसिडेंट के जरिए से एक्वायर किया, कस्टम के जरिए से, कन्वेंशन के जरिए से, एग्रीमेंट के जरिए से एक्वायर किया गया है। तो ये सारे के सारे हैं जो है वो सोर्स ऑफ लॉ में आ जाते हैं, और ये जो है वो डेफिनेशन है ओपनहाइम की। ओपनहाइम ये कहता है कि रूल ऑफ कंडक्ट जो कि डिफरेंट जो मीडियम्स हैं उनके जरिए से एक्वायर किया जाता है, चाहे वो प्रेसिडेंट के जरिए से, अदालतों के फैसलों से एक्वायर किया जाए, और चाहे लेजिस्लेचर के जरिए से एक्वायर किया जाए, एग्रीमेंट से, कस्टम से एक्वायर किया जाए, और पीछे पीछे जो है उसके जो है वो लीगल फोर्स भी हासिल हो जाए उसको, तो वो जो है वो सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है। तो ये ओपनहाइम की डेफिनेशन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, Who is the writer of this definition on sources of law? ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है sources of law की, ये किस जूरिस की डेफिनेशन है on sources of law? इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, the problem of sources in the literature of jurisprudence relates to the question where does the judge obtain the rules by which to decide cases. In this sense, among the sources of law will commonly be listed statutes, judicial precedents, customs, the opinion of experts, morality and equity. तो अब ये जो है ये डिफरेंट जो मीडियम्स हैं उनका अहाता किया है एक जूरिस्ट ने, कि ये इन जराया से जो है वो जो सोर्स लॉ जो है वो हासिल होता है, और उसने उसको डिफाइन किया है कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है। उसने कहा है कि वो स्टेच्यूट है, यानी लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कानून, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं। उसने कस्टम को कहा है कि कस्टम जो है वो मीडियम है उसका, और उसने उसके बाद कहा कि एक सोर्स ऑफ लॉ जो है वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स है, जो जूरिस्ट होते हैं, जैसे डाइसी है, ये सारे के सारे जूरिस्ट हैं, हॉलैंड है, डाइस है, ओपनहाइम है, ये सारे के सारे जूरिस्ट हैं। तो अगर इनकी किसी डेफिनेशन को, किसी बात को जो है वो कोई स्टेट अडॉप्ट कर ले और कानून का दर्जा दे दे, तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो है वो उसके जरिए से जो है वो कानून बनता है, तो उसे कहते हैं ये सोर्स ऑफ लॉ है, थ्रू द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। उसके बाद मोरालिटी है, मोरालिटी से कोई चीज जो है वो लॉ का दर्जा हासिल कर ले, और इक्विटी,
तो ये किसकी डेफिनेशन है? ए हॉलैंड की डेफिनेशन है, बी रिपर्ट क्रॉस की डेफिनेशन है, सी प्रोफेसर फुलर की डेफिनेशन है और डी आस्टन की डेफिनेशन है। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, ये प्रोफेसर फुलर की डेफिनेशन है। जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 सोर्सेज ऑफ लॉ, उसके अंदर ये प्रोफेसर फुलर की डेफिनेशन दी हुई है। तो उसका मैंने उसकी डेफिनेशन दे के ऑप्शंस दिए हैं कि ये हॉलैंड की डेफिनेशन है, रिपर्ट क्रॉस की डेफिनेशन है, प्रोफेसर फुलर की, या डी ऑस्टिन की डेफिनेशन है। तो उसका राइट ऑप्शन है प्रोफेसर फुलर की डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू डैश लॉ हैज डिफाइंड origin. Every law is the gift of Allah and the decision of sages. The decision of the sages के दानश्वरों जूरिस्ट के जो डिसीजंस हैं उन पर जो है वो डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू डैश लॉ हैज डिवाइन ऑरिजिन, के लॉ का जो ऑरिजिन है वो खुदा ताला की तरफ जाता है, से मंसूब है। एवरी लॉ इज द गिफ्ट ऑफ अल्लाह, कि हर जो कानून है वो अल्लाह ताला का तोहफा है। एंड द डिसीजन ऑफ द सेजेस, और फिर जो अल्लाह ताला और उसके जो पैगंबर भेजे गए हैं, मैसेंजर भेजे गए हैं, उनके बताए हुए उसूलों के मुताबिक जो डिसीजन सेजेस करते हैं, जो काजी डिसीजन करते हैं या जूरिस्ट डिसीजन करते हैं, तो उस पर मबनी जो है उसको कहते हैं कि ये जो है अकॉर्डिंग टू, ये किसके मुताबिक है? अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल व्यू, ये सोशियोलॉजिकल व्यू के मुताबिक है। अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ नेचुरल लॉ, ये नेचुरल लॉ के स्कूल के मुताबिक। या सी अकॉर्डिंग टू सामंड, सामंड ने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू सामंड लॉ हैज डिवाइन origin, every law is the gift of Allah and the decision of sages, या all of the above options are correct, के तमाम जो सोशियोलॉजिकल व्यू है, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ या सामंड, तीनों ने ही ये कहा है कि ये जो लॉ है ये ऑरिजिन है, डिवाइन ऑरिजिन है। लेकिन इसका जो करेक्ट राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ, लॉ हैज डिवाइन ऑरिजिन। अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ, लॉ हैज डिवाइन ऑरिजिन, एवरी लॉ इज द गिफ्ट ऑफ अल्लाह एंड द डिसीजन ऑफ सेजेस। ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, John Aston refers to dash different meanings of the term sources of law. John Aston ने refers to different meanings of term sources of law, कि रेफर्स किया है डिफरेंट, कितनी किस्म के मीनिंग्स दिए हैं जॉन आस्टन ने सोर्सेज ऑफ लॉ। जॉन आस्टन ने सोर्सेज ऑफ लॉ के कितने किस्म के मीनिंग्स दिए हैं? ए 2 किस्म के, बी 3 किस्म के, सी 4 काइंड्स हैं उसकी, और डी 5। तो जॉन आस्टन रेफर्स टू 3 डिफरेंट मीनिंग्स। जॉन आस्टन refers to 3 different meanings of the term sources of law, कि जॉन आस्टन ने 3 different meanings of the term sources of law। जॉन आस्टन ने रेफर किया है to 3 different meanings of the term sources of law। तो 3 different meanings of term sources of law, जॉन आस्टन refers to 3 different meanings of the term sources of law। sorry, question number 8 है, According to Aston, there are 3 different meanings of term sources of law। जैसे हमने ऊपर देखा कि sources of law के आस्टन के नजदीक 3 different meanings हैं, वो कौन कौन से हैं? अब हमने ये देखना है कि आस्टन कहता है, according to Aston, there are 3 different meanings of term sources of law। A, in the first place, पहला जो है according to Aston वो क्या है? मीनिंग sources of law का पहला मीनिंग क्या है? The term refer to the immediate or direct author of the law, which means the sovereign in the country, Firstly क्या है? In the first place, comma, the term refers to the immediate or direct author of the law,
which means the sovereign in the country. B है, secondly, the term refers to the historical document. Secondly, the term refers to the historical document from which the body of law can be known, for example, the Digest and Code of Justinian. Secondly, the term refers to the historical document from which the body of law can be known, for example, the Digest and Code of Justinian. और C है जो थर्ड मीनिंग दिया है आस्टन ने sources of law का, वो है thirdly, the term refers to the causes which have brought into existence the rules which later on acquire the force of law. Examples are customs, judicial decisions, equity, legislation. अब ये आस्टन ने जो है वो 3 मीनिंग्स दिए हैं, आस्टन ने 3 मीनिंग्स दिए हैं सोर्सेस ऑफ लॉ के. पहला मैंने आपके सामने जो है वो बयान किया, उसमें ये था, in the first place the term refers to the immediate or direct author of the law, which means the sovereign in the country, कि country के अंदर एक sovereign होता है और उसके जो decisions हैं वो जो डिसीजन देता है, ऑर्डर करता है, उसके जरिए से वो सोर्स ऑफ लॉ है. सेकेंडली, द टर्म रेफर्स टू द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. दूसरा सोर्स ऑफ लॉ क्या है, वो हमने देखा कि डाइजेस्ट और कोड ऑफ जस्टिनियन, जो माजी के अंदर कोड ऑफ जस्टिनियन था, जो हमने हिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर देखा था, कि उसको मद्देनजर रखते हुए कि उसके अंदर जो मुख्तलिफ ऑफेंसेस से रिलेटेड जो सजाएं सुनाई गई थी, उनको मद्देनजर रखते हुए कि चोरी की सजा है तो कोड ऑफ जस्टिनियन के अंदर चोरी की सजा क्या थी, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई नया कानून जो है वो ड्राइव किया जाए. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए, डाइजेस्ट को देखते हुए, कानून साजी जो हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो सोर्स ऑफ लॉ है हिस्टोरिकली व्यू के साथ. थर्डली जो है, the term refers to the causes which have brought into existence the rules which later on acquire the force of law, कि ऐसी causes जो कि एग्जिस्ट करती हैं और बाद में वो कानून का दर्जा इख्तियार कर लेती हैं, कि वो कस्टम रवाज है और रवाज जो है वो चला आता है सालों से, सदियों से. जुडिशियल डिसीजन अगर अदालत करती है, कोई अदालती फैसला करती है, इक्विटी का मामला है तो निस्बत के तहत कोई फैसला होता है, लेजिस्लेशन होती है तो उसके तहत जो कानून साजी होती है तो वो कानून का दर्जा इख्तियार कर लेता है. तो आस्टन के बकौल आस्टन कहता है कि 3 मीनिंग हैं किसके, सोर्सेस ऑफ लॉ के, जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं. तो ये 3 मीनिंग्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू आस्टन. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 9, और ये हमारा आखिरी आज होगा, टाइम हमारा खत्म हो रहा है. बल्कि मैं नेक्स्ट जो है, बिल्कुल 1 मिनट रह गया है, नेक्स्ट जो उसको अगले लेक्चर के अंदर हम करेंगे. एक छोटी सी बात आपसे करनी है कि जितना भी हम इसको पढ़ रहे हैं, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा तीसरा चैप्टर शुरू हो गया है. जितने भी मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, मैंने पूरे का पूरा एक चैप्टर, उसको एक एक लाइन उसकी पढ़ी है, जो आपके पास बुक है. वीडी महाजन की बुक को भी साथ कंसल्ट किया है और उसमें से जितने ऑब्जेक्टिव टाइप्स निकल सकते हैं मैंने निकाले हैं आप लोगों के